हेलो गाइस, वेलकम टू एमसीसी। मैं हूं आपका आरबी सर। तो जैसा कि बच्चों, ये वीडियो स्पेशली मेरे पास कुछ बच्चों के मैसेजेस आए कि सर रेडॉक्स की बैलेंसिंग के ऊपर एक वीडियो बना दो, रेडॉक्स की बैलेंसिंग नहीं हो रही है। मतलब बेसिकली जो रेडॉक्स के अंदर उनको दिक्कत आ रही है, बेसिक मीडियम की सर बैलेंसिंग नहीं होती, बेसिक मीडियम में कैसे बैलेंस करते हैं हमारे से होता नहीं है। या डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन सर कैसे बैलेंस करते हैं हमसे वो नहीं होती। या कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसी बहुत सारी रिएक्शन है जिसके अंदर एक ही एलिमेंट के अंदर एक से ज़्यादा एटम अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज कर लेते हैं। तो इस तरह में कैसे करें। तो बहुत सारी कन्फ्यूज़न बच्चों को आई, तो बच्चों के मैसेज आए। तो ये पर्टिकुलर वीडियो गाइस मैं विकास, प्रणव, वंशिका, कुंवर, शानू, उमेश, क्लियर, इन सब के लिए मैं ये वीडियो बेसिकली बना रहा हूँ। तो इन बच्चों के मेरे पास मैसेज आए थे गाइस, तो इनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। बाकी लोग भी इसे देखें जिनको इस पर्टिकुलर टॉपिक में दिक्कतें हैं अभी तक, तो उन लोग वो भी लोग ये देखें वीडियो ज़रूर। ठीक है, तो स्टार्ट करते गाइस। रेडॉक्स बैलेंसिंग हम लोग देखेंगे। तो बेसिकली हम लोग पूरा चैप्टर डिटेल से नहीं पढ़ेंगे गाइस। ठीक है, मैं सिर्फ आपको करवाऊंगा कि बैलेंसिंग में जैसे मोस्टली बच्चों को बेसिक मीडियम में ज़्यादा दिक्कत आती है, तो बेसिक मीडियम यहाँ पर हम लोग छेड़ेंगे। ठीक है, और साथ में डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन देखेंगे कि कैसे करते हैं हम लोग डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन को बैलेंस। और उसके बाद कुछ ऐसी रिएक्शन देखेंगे जिसमें एक ही कंपाउंड के अंदर एक से ज़्यादा एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है। क्लियर, चलिए। तो रेडॉक्स बैलेंसिंग में मैं आपको बता दूं कि दो टाइप की हम लोग देखते हैं, एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम। तो एसिडिक मीडियम में भी है या बेसिक मीडियम में होती है। ठीक है, तो देखो एसिडिक मीडियम का पता कैसे चलता है। कई बार तो क्वेश्चन में दे देता है कि एसिडिक मीडियम में करो, या फिर एसिडिक मीडियम की पहचान क्या है वो आपको H प्लस दे देगा। क्लियर, और या फिर आपको बोल देगा कि बेसिक मीडियम में करो। क्लियर है, या फिर आपको बोल देगा बेसिक मीडियम में करो। तो इसकी पहचान क्या है, ओ एच माइनस। तो ये जो H और ओ एच माइनस गाइस है, इनको हम लोग बोलते हैं स्पेक्टेटर्स। ये क्या होते हैं, स्पेक्टेटर्स। स्पेक्टेटर्स का मीनिंग मतलब ये रिएक्शन को देखते ही ये रिएक्शन को बताते हैं कि हमें किस मीडियम के अंदर रिएक्शन को बैलेंस करना है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, उससे आई थिंक ज़्यादा अच्छा क्लियर होगा आप लोगों को। ठीक है, कि स्पेक्टेटर्स का यहाँ पर रोल क्या है। जैसे बड़ी फेमस रिएक्शन है गाइस, MnO4 माइनस प्लस का C2O4 -2। क्लियर, और यहाँ पर मैंने लिख दिया H प्लस। यहाँ से क्या बना गाइस, Mn+2। यहाँ से और साथ में क्या बना, CO2। क्लियर है, क्योंकि आपको पता ही है कि एसिडिक मीडियम में जो मैंगनीज है गाइस, वो +7 से किस में कन्वर्ट होता है, +2 में। तो देखो यहाँ पर ये जो H प्लस है गाइस, ये क्या है, ये अपन को बता रहा है कि रिएक्शन जो है वो एसिडिक मीडियम में बैलेंस करनी है। तो जब भी आपको बैलेंस करना होगा इस, चाहे वो एसिडिक मीडियम हो चाहे बेसिक मीडियम हो, तो जब भी अगर आपके रिएक्शन में स्पेक्टेटर्स आयंस आ जाते हैं ना, तो उनको एक बार हटा दिया करो। मतलब आपको इजी रहेगा, आप कंफ्यूज नहीं होगे। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इस चीज़ में। तो मैं आपको सबसे बढ़िया एडवाइस क्या दूंगा, तरीका क्या, सिंपल सा तरीका कि H प्लस या ओ एच देखिए उसको हटा दो, और बाद में लग जाएंगे, बाद में अपने आप आ जाएंगे रिएक्शन में। क्लियर, चलिए इसको स्टार्ट करते, इसको बैलेंस करते। तो एसिडिक मीडियम में तो सबको क्लियर ही होगा, बहुत सिंपल सा स्टेप होता है। मैं आपको एक सिर्फ बेस्ट मेथड रिकमेंड करूंगा कि जब भी आपके पास डिसप्रपोर्शनेशन के अलावा रिएक्शंस आ जाएगा इस, चाहे वो एसिडिक मीडियम में करनी हो चाहे वो बेसिक मीडियम में करनी हो, हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर वाले मेथड से करो। सिंपल मेथड, जल्दी निकलेगा, क्विकली आंसर आएगा और क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड या इसको एन फैक्टर मेथड भी बोलते हैं। तो कितना आगे देखो, एन फैक्टर कैसे निकालेंगे, +7 से +2, कितने का चेंज आ रहा है, 5 का चेंज आ रहा है गाइस। और कितने एटम है एमएन के, एक है, तो इसका एन फैक्टर कितना आ गया, 5। यहाँ पर कार्बन देखो किस में है, 8, 8 और 6, तो यहाँ पर +3 में, 4 to the 8, 8 यहाँ पर -8 है, +8 जाएगा, 6 बचेगा, और यहाँ पे +3, और यहाँ से किस पे जा रहा है, +4 पे। तो 3 से 4 का एक का चेंज आ रहा है गाइस, +3 से +4 पे जा रहा है, एक का चेंज आ रहा है। बट कार्बन के एटम कितने हैं, यहाँ पर 2 है, तो इसलिए एन फैक्टर कितना आ गया, 2।
तो पहले तो सबसे पहले तो हम लोग एन फैक्टर निकाल लेंगे गाइस। जिन लोगों का एन फैक्टर नहीं निकालना आता वो यहाँ पर सीखते रहे साथ साथ में कि कैसे निकालते हैं एन फैक्टर। क्लियर है। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, मतलब इस वाले एन फैक्टर को इससे मल्टीप्लाई करना है, इस वाले एन फैक्टर को इससे मल्टीप्लाई करना है। तो देखो भाई मैं कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने लिख दिया 2MnO4 माइनस, और यहाँ पर मैंने लिख दिया 5C2O4 -2। क्लियर, इज दैट क्लियर? तो अब देखो जैसे ही आपने मल्टीप्लाई करी, अब आपको लेफ्ट हैंड साइड नहीं छेड़नी है, अब आपको सिर्फ राइट हैंड साइड छेड़नी है गाइस। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को आपको फिक्स रख देना है, अब सिर्फ राइट हैंड साइड को ही हम लोग चेंज करेंगे। क्लियर, इसे बोलते हैं एन फैक्टर मेथड या ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड भी बोला जाता है। तो अब जरा देखना भाई, इधर ध्यान से देखो, ये यहाँ पर चार्ज नहीं है कार्बन के ऊपर, हमने ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाई है गाइस। चार्ज ये वाला है, दिस इज द चार्ज, ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी है बट ये चार्ज है, तो इसलिए मैंने ऐसे दिखाया। ये चार्ज है, ये चार्ज है इनके ऊपर, इसलिए मैंने शो करा। ठीक है, तो इसको चार्ज में काउंट नहीं करना, ये +4 क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है। क्लियर, चलिए अब देखना, अब क्या सबसे पहले एटम अदर देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, भाई हमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जितने भी एटम उनको बैलेंस करना है। तो Mn देखो 2 दिख रहे हैं मेरे को, तो यहाँ पर मैं 2 लगा दूंगा। कार्बन कितने दिख रहे हैं, 10 दिख रहे हैं मेरे को, तो यहाँ पर मैंने 10 कार्बन लगा दिए गाइस। क्लियर है, 10 कार्बन हो गए और 2 Mn हो गए, तो एटम अदर देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन बैलेंस। अब मेरे को क्या करना है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। कैसे करते हैं, बहुत सिंपल सा तरीका है, जितनी ऑक्सीजन जहाँ पर कम होगी उतने वाटर मॉलिक्यूल जोड़ दो। ठीक है, तो ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हो गए, 8 और 8 और 20 28, यहाँ पर कितने हैं 20, तो मतलब मैं यहाँ पर जहाँ पर कमी है उतने वाटर मॉलिक्यूल जोड़ दो, यहाँ से ऑक्सीजन बैलेंस। अब बारी आती है हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन देखो कैसे बैलेंस हो गए, 8 दूनी 16, और यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर तो है ही नहीं, देखो ना यहाँ पर 16 हाइड्रोजन हो गए और यहाँ तो है ही नहीं हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन की जहाँ पर कमी आती है गैस, वहाँ पर उतने H+ जोड़ देते हैं। अगर सब कुछ सही करा होगा तो चार्ज ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा। अगर सब कुछ आपने सही करा होगा तो चार्ज बैलेंस हो जाएगा। देखो जैसे यहाँ पर 16 प्लस का 2 माइनस का कितना रह गया, +14 और माइनस का 10 +4 रह गया। इधर भी कितना है, +4 है, तो चार्ज बैलेंस है। तो ये अपनी नेट रिएक्शन आ गई गाइस। क्लियर, बहुत सिंपल सा था। एसिडिक मीडियम बहुत सिंपल है, मोस्टली बच्चों को आता है। दिक्कत जो रहती है वो बेसिक में रहती है। तो आज मैं आपको बेसिक का फाड़ू कॉन्सेप्ट बताऊंगा गाइस, बिल्कुल एकदम जबरदस्त कॉन्सेप्ट। ठीक है, कभी दिक्कत ही नहीं आएगी आपको। ठीक है ना, दिक्कत ही नहीं आएगी कभी। तो अब देखो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम वाला काम होता है वो होता है बेसिक मीडियम के अंदर। सर बेसिक मीडियम के अंदर ना दिक्कत बहुत होती है, बेसिक मीडियम के अंदर रिएक्शन बैलेंस ही नहीं होती। बहुत सारे बच्चों की ये प्रॉब्लम है कि सर बेसिक मीडियम में सर बैलेंस नहीं होती। तो चलो देखो बड़ा सिंपल सा है, देखना भी। जैसे अपन एक एग्जांपल लेते हैं, क्लोरीन Cl2 ले लिया और साथ में मैंने क्या ले लिया, IO3-, और यहाँ पर क्या लग गया मैंने OH-। अब यहाँ से क्या बन रहा है गाइस, अपना Cl- बन रहा है और IO4- बन रहा है। अभी देखो ये जो OH- है ये यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर स्पेक्टेटर आयन का काम कर रहे हैं। ये अपन को बता रहा है, दिस इज द स्पेक्टेटर गाइस। ये हमें बता रहा है कि इस रिएक्शन को मुझे बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है। उसने चाहे लिखा हो चाहे ना लिखा हो, बट ये अपन को बता रहे हैं कि रिएक्शन को बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है। तो हमने क्या बोला था पीछे वाली रिएक्शन में कि आपको H+ लिखने की जरूरत ही नहीं है। देखो ऑटोमेटिकली आ गया, H+ आपकी रिएक्शन में ऑटोमेटिकली आ गया। क्लियर, तो यहाँ पर इस OH- को हटा देंगे तो ये अपने आप आ जाएगा, इससे डरने की जरूरत नहीं है। इसको हटा दो सिंपल सा। अब करना क्या है देखो, वही ऑक्सीडेशन नंबर वाला मेथड लगाएंगे हम लोग, या फिर यहाँ पर एन फैक्टर मेथड भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इस रिएक्शन को दोबारा लिख लेता हूँ, मतलब मैं OH हटा के दोबारा लिख लेता हूँ। तो Cl2 + IO3-, यहाँ से मिला Cl- + IO4-। तो देखो यहाँ पर कितने का, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर -1 है। कितने का चेंज आया, 1 का। एटम कितने, 2, तो इसका एन फैक्टर कितना आ गया गाइस, 2 आ गया। यहाँ पर देखो कितना है, यहाँ पर आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +5, यहाँ पर कितना है +7। कितने का चेंज आया, 2 का चेंज आया गाइस, 2 का चेंज आया। और एटम कितना है, आयोडीन का 1 है, तो इसका एन फैक्टर कितना आ गया, 2। तो देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो सिंपल से इसको इससे 1 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दूँ, कोई फ़र्क नहीं है, मतलब सेम ही आ जाएगा। तो Cl2 + IO3-। तो लेफ्ट हैंड साइड को तो फिक्स हो गई, इसको तो छेड़ना नहीं है। राइट हैंड साइड को अपन को छेड़ना है। ठीक है ना,
राइट हैंड साइड को अपन को छेड़ना है गाइस। अब देखना भाई ये आ गया काम सारा, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, देखो जब भी बेसिक मीडियम में करनी हो, अब देखना चेंज कहाँ आएगा। यहाँ पर जबरदस्त तरीका बताऊंगा आप लोगों को, ध्यान से सुनना भाई, ध्यान से बैठ के सुनो, ठीक है। सबसे पहले अपने को वही करना है जो एसिडिक मीडियम में करते हैं कि एटम अदर देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन बैलेंस कर लो। तो अदर देन हाइड्रोजन ऑक्सीजन कौन सा है, एक तो क्लोरीन दिख रहा है मेरे को, यहाँ पर दो है, यहाँ पर दो है। आयोडीन भी दिख रहा है मेरे को, बट आयोडीन बैलेंस है, ठीक है। तो मैंने क्लोरीन बैलेंस कर लिए। अब एसिडिक मीडियम में हम लोग क्या करते थे गाइस, ऑक्सीजन को बैलेंस करते थे बाय एडिंग वाटर, है ना। यहाँ पर अपन को सबसे पहले क्या करना है, चार्ज को बैलेंस करना है, क्लियर, चार्ज को बैलेंस करना है। और चार्ज को बैलेंस कैसे करना है, बाय एडिंग रिक्वायर्ड नंबर ऑफ OH माइनस आयन। भाई जहां पर जितना चार्ज कम होगा उतना OH माइनस जोड़ दो, तो ये अपना फंडा है। तो देखो यहाँ पर चार्ज कितना है भाई, यहाँ पर -1 का, यहाँ पर कितना है -2 का, और एक -1 का -3 का। तो यहाँ पर -1 है, यहाँ पे -3 है, तो मैं क्या करूँ, यहाँ पर 2 OH माइनस जोड़ दूँ। भाई मैंने बोला जितनी चार्ज की कमी उतने OH माइनस जोड़ दो। तो यहाँ पर भी देखो -3 हो गया, यहाँ पे भी -3 हो गया, चार्ज बैलेंस। अब आपको करना है ऑक्सीजन को बैलेंस, और ऑक्सीजन को बैलेंस कैसे करते हैं, सेम तरीका एसिडिक मीडियम वाला, जितने ऑक्सीजन कम उतने वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दो। देखो भाई, तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है, तो 5 ऑक्सीजन हो गए। यहाँ पर कितने, 4। तो मैं कितने वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दूँ भाई, 1 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करूंगा, 1 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दिया। अब अगर 1 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दिया, अब देखना अगर आपने सारे स्टेप बिल्कुल एक्यूरेट करे ना गाइस, तो हाइड्रोजन अपने आप बैलेंस हो गया होगा, हाइड्रोजन अपने आप बैलेंस हो गया होगा, आपको देखने की जरूरत भी नहीं है। देखो चेक कर लेते हैं, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन दिख रहा है, 2 हाइड्रोजन दिख रहा है, अपने आप बैलेंस, दिक्कत ही नहीं है साहब, बिल्कुल। अगर आपने एक एक स्टेप बिल्कुल सही करा है, तो जैसे ही आप बस ऑक्सीजन को बैलेंस करोगे, हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा। देखो पूरी रिएक्शन बैलेंस है, आप चेक कर सकते हैं चार्ज वाइज, एटम वाइज, ठीक है, ऑक्सीजन वाइज, हाइड्रोजन वाइज, कैसे मर्जी इसको उठा के चेक करिए। बड़ा सिंपल सा फंडा था। क्लियर, इज दैट क्लियर गाइस, बिल्कुल इतना क्लियर। चले अब एक एग्जांपल और देख लेते हैं। मान लो आपको दिक्कत आ रही है, नहीं यार सर मज़ा नहीं आया, ठीक है ना भाई, समझ नहीं आया ज़्यादा, भाई एक और करवा दो, ठीक है। चलो फिर एक और करवाए थे आपकी ख्वाहिश पे। मान लो ये भी बड़ा फेमस क्वेश्चन है गाइस, बहुत सारी बुक्स में आपको मिल जाएगा लिखा हुआ। CrOH होल थ्राइस प्लस IO3 माइनस प्लस का OH माइनस, यहाँ से क्या बन रहा है अपने पास, I माइनस बन रहा है गाइस, प्लस का CrO4 -2। क्लियर है गाइस, ये बन रहा है। अब देखो इस रिएक्शन में, ऐसी रिएक्शन जब आती है, तो अब यहाँ पर बच्चे को, बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि सर ये क्रोमियम के साथ ना हाइड्रोक्साइड आ गया, सर ये CrOH होल थ्राइस आ गया, अब इसको कैसे बैलेंस करें, ठीक है। अब मैं आपको सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ। देखो रिएक्शन को बेसिक मीडियम में करना है, कैसे पता भाई, दिस इज अवर स्पेक्टेटर, ये स्पेक्टेटर है। अच्छा अब ध्यान से देखना, अब आपको सिंपल सा तरीका बताऊंगा। क्या CrOH होल थ्राइस में OH भी अपना स्पेक्टेटर है भाई, अगर इसको मैं ब्रेक करूंगा तो कैसे ब्रेक होगा, क्रोमियम +3 में और 3OH माइनस में। तो मैं इसको एक काम करता हूँ, मैं स्पेक्टेटर, जैसे मैंने OH माइनस स्पेक्टेटर वाला हटा दिया ना, वैसे मैं इस OH माइनस को भी हटा देता हूँ और रिएक्शन को आयनिक फॉर्म में लिख लेता हूँ। बाद में जोड़ देंगे, ठीक है, बाद में कैसे जोड़ेंगे वो भी सिखा दूंगा आपको, तो आपको दिक्कत ही नहीं आएगी। कभी भी आपके पास अगर ऐसे कंपाउंड वाली रिएक्शन आ जाए ना, उसमें से H+ या OH माइनस हटा दिया करो और आयन की फॉर्म में ले आया करो, तो देखना बड़ी सिंपल हो जाती है, और बाद में जोड़ देंगे। देखना कैसे, क्या इतनी रिएक्शन बच गई। हाँ अब मजा है भाई। अब देखो अब सिंपल हो गया। अब OH माइनस बेसिक मीडियम में करनी है, तो सबसे पहले तरीका क्या पता है, एन फैक्टर निकाल लो भाई। क्रोमियम +3 से किस में जा रहा है, यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर हो गया +8 +6 में, +6 में हो गया गाइस। +3 से +6 में 3 का चेंज आया, एक एटम है तो इसका एन फैक्टर आ गया 1। यहाँ पर देखना जरा आयोडीन, आयोडीन कितने में, यहाँ पर +5 में है अभी, और यहाँ पर कितना है -1 में। +5 से -1 कितने का चेंज आया, देखो भाई कैसे निकालते, +5 उसके बाद +4 फिर +3 फिर +2 फिर +1 फिर 0 फिर -1। -1 पे 1 2 3 4 5 6 का चेंज आ गया भाई। +5 से -1 पे गया तो 6 का चेंज आ गया। एटम 1 है तो इसका एन फैक्टर कितना आ गया, 6 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 6Cr+3, 6Cr+3
और यहाँ पर कितना आ गया IO3 माइनस। अब लेफ्ट हैंड साइड तो बैलेंस होगी गाइस, अब राइट हैंड साइड को छेड़ना है बस अपन को, लेफ्ट हैंड साइड तो फिक्स हो गई। क्लियर, बैलेंस तो क्या मतलब फिक्स होगी लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर, तो अब देखना इधर ये आ गया। अब सबसे पहले एटम अदर देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, तो क्रोमियम मेरे को 6 दिख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में भी कर दिए 6। आयोडीन एक ही दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट साइड में भी एक ही दिख रहा है, तो एटम बैलेंस। अब सबसे पहले अपन को चार्ज बैलेंस करना है। ठीक है, चार्ज कैसे बैलेंस करेंगे, देखो इधर इधर कितना है 18 प्लस का और 1 माइनस का। देख लो भाई, इधर 18 प्लस का 1 माइनस का तो 17 हो गया। इधर कितने 1 माइनस का और 12 माइनस का तो माइनस का 13, और इधर कितना आ रहा है, इधर कितना आ रहा है गाइस प्लस का 17। तो देखना भाई ये तो बड़ी दिक्कत हो गई। ठीक है, देखना भाई इधर आ रहा है गाइस प्लस का 17, इधर कितना आ रहा है माइनस का 1 और माइनस का 1, और कितना आ गया ये 6 मोल है, माइनस का 12, तो इधर आ रहा है माइनस का 13। तो अब ये माइनस का 13 ये प्लस का 17 कैसे करें भाई, हम लोग तो इलेक्ट्रॉन ही ऐड कर सकते हैं, प्रोटॉन तो ऐड कर नहीं सकते। तो मेरे को 17 से माइनस का 13 बनाना है, तो बताओ कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा। 17 से माइनस 13 पे मुझे बनाना है, कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा, जल्दी से बता दो कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा। तो देखो 17 से पहले 0 कर लो, तो 0 हो गया, उसके बाद 13, तो 17 और 13 कितने हो गए, 17 13 देखा जाए तो कितना हो गया 30 हो गया। 17 13 कितना हो गया 30। तो मतलब मेरे को यहाँ पर कितने OH माइनस आयन जोड़ने हैं, 30 OH माइनस आयन जोड़ने, 30 OH माइनस आयन जोड़ने हैं मुझे ये। क्लियर, 30 OH माइनस आयन जोड़ने हैं गाइस। क्लियर है, इज दैट क्लियर, बिल्कुल। चलिए, अच्छा मैंने यहाँ पर गलती क्या कर दी, देखना एक एक छोटी सी हम लोग मिस्टेक क्या कर गए, ये n फैक्टर 3 आएगा गाइस। देखो यहाँ पर हम लोग गलती कर गए, देखो भी बहुत बड़ी गलती कर गए यहाँ पर हम लोग। मैं इसको दोबारा से लिखता हूँ, यहाँ पर n फैक्टर ऊपर देखे तो क्रोमियम का 3 आएगा, क्यों +3 से +6 पे गया, +3 से +6 पे गया तो 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज आया, तो n फैक्टर एटम एक है तो 3 आएगा। तो यहीं पे हम लोग गलती कर गए। मैं भी वही सोच रहा कि इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ रहा है, बट क्या करे भाई, अब कॉन्सेप्ट चेंज थोड़ी हो सकता है। बट हम लोगों ने देखा यहाँ पे स्टार्टिंग में, फिर पूरा कर देते, फिर काट के करते, इससे बेटर पहले ही पता चल गया। तो देखो यहाँ पर +3, यहाँ पर n फैक्टर आया 3, यहाँ पर n फैक्टर आया 6। तो इसको देखो, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर सकता हूँ, तो ये 1:2 में गया। तो देखो अब यहाँ पर सिंपल सा, यहाँ पर 2 क्रोमियम +3 प्लस का IO3 माइनस। ठीक है, और अब यहाँ पर क्या बन रहा है I माइनस बन रहा है गाइस, और क्रोमियम ये CrO4 -2 बन रहा है। सबसे पहले एटम अदर देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 आया, और यहाँ पर आयोडीन तो बैलेंस है। अब क्या करें, चार्ज बैलेंस, प्लस का 6 माइनस का 1 प्लस का 5 बन गया भाई। इधर कितना बन रहा है माइनस का 1 माइनस का 4 माइनस का 5 बन गया। तो इधर कितना है भाई, इधर है प्लस का 5, इधर है माइनस का 5। तो माइनस का 5 कैसे बनाऊंगा, बिल्कुल सिंपल से डबल कर दो, 10 OH माइनस मैंने इधर ऐड कर दी, बिल्कुल सही है, 10 OH माइनस ऐड कर दिए। अब 10 OH माइनस इधर ऐड करूंगा। अब क्या करना था, ऑक्सीजन एटम को बैलेंस, ऑक्सीजन एटम को कैसे करना था, वाटर ऐड करके। तो इधर देखो भाई, इधर 10 ऑक्सीजन है और इधर कितने हैं 3 ऑक्सीजन है, तो 13 ऑक्सीजन हो गए। इधर देखो, इधर 8 है, तो कितने ऐड करूं, 5 कर दूं। ठीक है, अब सब कुछ अगर आपने सही करा होगा तो हाइड्रोजन अपने आप बैलेंस हो गए होंगे। देखो इधर 10 हाइड्रोजन है, इधर कितने 10 हाइड्रोजन है, चार्ज भी बैलेंस, एटम भी बैलेंस, पूरी रिएक्शन होगी बैलेंस। क्लियर, बहुत सिंपल सा फंडा था। अब क्या था भाई, रिएक्शन में तो अपन को क्रोमियम हाइड्रोक्साइड दे रखा था, तो अब ये तो हम लोगों ने हाइड्रोक्साइड तो हटाए थे। अब जोड़ने कैसे वो देखना, क्या एक क्रोमियम प्लस आयन को कितने OH माइनस आयन की रिक्वायरमेंट थी, एक क्रोमियम को 3 OH माइनस आयन चाहिए थे। यहाँ पर कितने क्रोमियम आयन दिख रहे, 2, तो एक को 3 चाहिए, तो 2 को कितने चाहिए 6। तो भाई देखो अपने पास 10 हाइड्रोक्साइड आयन है, तो एक को 3 हाइड्रोक्साइड आयन चाहिए थे, तो 2 को 6 चाहिए। तो यहाँ पर क्या कर दो, सिंपल 2CrOH होल थ्राइस। क्लियर है, प्लस का IO3 माइनस। अब 6 तो यूज हो गए, बच गए कितने 4 OH माइनस बच गए। क्लियर, यहाँ पर कितना आ गया I माइनस प्लस का 2CrO4 माइनस प्लस का 5 वाटर। देखो हमने क्या करा था, OH माइनस हटा के
बाद में वापस से जोड़ दिए तो देखो रिएक्शन बड़ी सिंपल से बैलेंस कर ली हमने। क्लियर? चलिए अब देखते हैं अपना डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। भाई डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है और कैसे बैलेंस करते हैं, बड़ा सिंपल सा तरीका है गाइस। तो डिस्प्रपोर्शनेशन आप सभी को पता ही होगा। डिस्प्रपोर्शनेशन मतलब एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और एक ही एलिमेंट का उसी एलिमेंट का रिडक्शन भी हो रहा है। क्लियर? मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें एक ही कंपाउंड के अंदर एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, तो ऐसी रिएक्शन को डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोला जाता है। अब इसका बैलेंसिंग करने का, अब मैं यहाँ पर जो आपको तरीका दूंगा कि जब भी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन को गाइस बैलेंस करना हो ना, हमेशा आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से करना। क्लियर? ऐसा नहीं है कि ऑक्सीडेशन स्टेट वाला गलत है, ठीक है, गलत नहीं है। ऑक्सीडेशन स्टेट वाला मैं इसलिए रिकमेंड नहीं करा आप लोगों को क्योंकि जो अभी तक आपको प्रॉब्लम आती थी ना, वो इसलिए आती थी क्योंकि आप हर टाइप की रिएक्शन को ऑक्सीडेशन नंबर वाले से करते थे। क्यों? क्योंकि भाई वो तो छोटा पड़ता है, ठीक है, ये थोड़ा सा लंबा मेथड है आयन इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर हम लोग हाफ ऑफ रिएक्शन को लिख के और ऐड करते हैं, ठीक है, तो ये थोड़ा सा लंबा हो जाता है। बट मैं आपको बोलूंगा कि वो मेथड ऐसा नहीं है गलत है, बट उसके अंदर कंफ्यूजन ज़्यादा रहती है, गलत होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि यहाँ पर आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से करें, कभी जिंदगी में गलत नहीं होगी। जैसे एग्जांपल लेते Cl2 प्लस OH माइनस से क्या बना, Cl माइनस प्लस ClO3 माइनस। क्लियर? तो देखो भाई अब क्या ये डिस्प्रपोर्शनेशन है, पहले तो देख लेते हैं। यहाँ पर 0 है, यहाँ पर -1 में है और यहाँ पर कितना है, +5 में। भाई बिल्कुल डिस्प्रपोर्शनेशन है। भाई क्लोरीन जो है वो उसका रिडक्शन भी हो रहा है, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, और OH माइनस आयन अपन को यहाँ पर क्या बता रहा है, स्पेक्टेटर है ये, दिस इज द स्पेक्टेटर। इसका मतलब ये रिएक्शन को किसमें बैलेंस करना है, बेसिक मीडियम में। और बेसिक मीडियम तो अभी हम लोग सीख ही चुके हैं, तो अपने को दिक्कत ही नहीं आएगी। भाई बेसिक मीडियम में तो क्या हुआ, डरना क्या है, ठीक है, अब तो अपने को आ गया, अब तो हम लोग शेर है बेसिक मीडियम में, ठीक है, करेंगे बैलेंस। तो देखना भाई, तो यहाँ पर ये स्पेक्टेटर है, तो सबसे पहले मैं रिएक्शन को दोबारा लिख लेता हूँ। Cl2 प्लस का OH माइनस से Cl माइनस प्लस का ClO3 माइनस। अब मैंने आपको बोला कि आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से करना है। आयन इलेक्ट्रॉन से क्या करते हैं हम लोग, देख लेते हैं सबसे पहले कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन देखा जाए तो 0 से सॉरी मतलब यहाँ पर देखा जाए तो OH माइनस है, OH माइनस में तो X की यहाँ पर ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड का यहाँ पर इसका तो कुछ रोल नहीं क्योंकि ये तो स्पेक्टेटर है। तो देखो क्लोरीन का 0 से -1 पे गया तो रिडक्शन हुआ, क्लोरीन 0 से +5 पे गया हुआ तो ऑक्सीडेशन हुआ। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिख लेता हूँ, Cl2 से ClO3। क्लियर? तो यहाँ पर 0 से +5 पे जा रहा है, 0 से +5। तो देखना सबसे पहले तो अब यहाँ पर क्या करो, एटम बैलेंस कर लो अदर देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन। तो देखो 2 Cl लगा दिए मैंने। अब एक क्लोरीन के लिए कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा था गाइस, +5 का। कितने एटम है, 2 क्लोरीन एटम है, तो एक के लिए +5 हो रहा था, 2 के लिए कितना होगा, +10। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो 10 इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिए। अब दूसरा क्या है, रिडक्शन। तो भाई रिडक्शन क्या हो रहा है, Cl2 से क्या बन रहा है गाइस, Cl माइनस। सबसे पहले एटम अदर देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन बैलेंस कर लो। अब देखो एक क्लोरीन एटम के लिए कितने का ट्रांसफर हुआ, इलेक्ट्रॉन का एक का चेंज आया, 0 से +1 हुआ। 2 के लिए कितना आएगा, 2 का। तो यहाँ पर मैं क्या करूँ, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूँ। चलो अब इसको लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है, इसको लिख लेते हैं। तो Cl2 से क्या बना हमारा, Cl2 से ClO3, ClO3 माइनस है ना, यहाँ पर माइनस भी लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बना, Cl2 से ClO3 माइनस 2 लगा दिया, प्लस का 10 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर Cl2 से 2Cl माइनस प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? ये आ गया भाई। अब क्या करना है, रिएक्शन आपको पता है तभी बैलेंस होती है जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, तो नीचे वाली को 5 से मल्टीप्लाई करेगी। तो यहाँ पर क्या बन गया अभी गाइस, Cl2 बन गया। क्लियर?
तो देखो ये यहाँ पर 5 Cl2, यहाँ पर 1 Cl2, तो टोटल Cl2 6 हो गए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए। राइट साइड में क्या रह गया अपने पास, 2Cl3 माइनस रह गया और साथ में 10Cl माइनस रह गया। तो अब ये रिएक्शन आ गई। अब क्या करना है अपन को, सबसे पहले एटम अदर देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन बैलेंस करने। एटम अदर देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन अपन को क्या करना है गाइस, बैलेंस करना है। अब देखो एटम अदर देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन देखिए तो इधर में क्लोरीन कितने आ रहे हैं, 12, इधर कितने हैं 12, तो ये तो बैलेंस है। अब क्या करना है, बेसिक मीडियम में करनी थी तो दूसरा स्टेप क्या गाइस, चार्ज को बैलेंस करना है। पहले ये चीज नहीं भूलनी, बस आप बेसिक मीडियम में कर रहे हैं तो चार्ज को बैलेंस करना है। चार्ज देखो -2, -10, -12, इधर 0 है तो इधर मैं क्या ऐड करूंगा, 12 OH माइनस ऐड कर दूंगा। क्लियर, 12 OH माइनस ऐड कर दिए। अब यहाँ पर हाइड्रोजन देखो भी कितने, हाइड्रोजन तो अपने आप बैलेंस हो जाएगी भाई, चार्ज बैलेंस कर दिया ना। अब क्या करते थे, ऑक्सीजन को बैलेंस करते थे, भूलना नहीं है गाइस, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। कैसे, वाटर ऐड करके। तो 12 ऑक्सीजन इधर है, इधर कितने हैं भाई, इधर 6 ऑक्सीजन है, तो इधर 12 है इधर 6 है, तो मतलब मैं 6 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दूं। अब आपको हाइड्रोजन बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो ऑटोमेटिकली बैलेंस है। देख लो इधर 12H है, इधर भी 12H है, चार्ज भी बैलेंस है। तो ये अपना फाइनल आंसर आ गया। बट बड़ा सिंपल था, ठीक है। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से जाओ, थोड़ा सा लंबा जरूर है, बट गाइस अगर आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी है ना तो यहाँ पर गलती होने के चांसेस बिल्कुल नहीं है। और बेसिक मीडियम में तो मैंने आपको जबरदस्त तरीका बता ही दिया, उसमें तो आप परफेक्ट हो गए। क्लियर। अब जो है मैं आपको केस बताऊंगा कि जिसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की गलतियां होती है और बहुत सारे बच्चों को आता भी नहीं है, ठीक है। कि ऐसे रिएक्शंस जिसमें एक से ज़्यादा एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता है। तो मैं यहाँ पर हेडिंग डाल देता हूँ, रिएक्शंस इन विच more than one element change their oxidation number। क्लियर, हेडिंग ही बना दी मैंने इसकी, ठीक है। कि भाई ऐसे एग्जांपल इस हेडिंग में आ जाएगी, आप लोग इसको नोट भी कर सकते हो। जैसे देखना, पहला एग्जांपल बड़ा फेमस एग्जांपल है, आप लोगों ने बहुत सारी बुक्स में देखा होगा, और यहाँ पर दिक्कत बहुत आती है बच्चों को। मैं आपको बताता हूँ क्या क्या दिक्कतें आती है, सारी आप लोगों को मैं बताऊँगा। सबसे पहले तो Fe2 का यहाँ पर यही समझ नहीं आता कि यहाँ पर चार्ज कितना होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी यहाँ पर, ठीक है। दूसरी बात, एन फैक्टर नहीं निकलता। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो देखना गाइस, ये जो Fe2 का स्ट्रक्चर होता है ना, यहाँ पर जो सल्फर होता है ना वो परऑक्साइड लिंकेज की तरह काम करता है। जैसे ऑक्सीजन में परऑक्साइड होता है ना, तो उसमें एक ऑक्सीजन एटम पे कितना चार्ज आता है, -1 का। वैसे ही यहाँ पर जो सल्फर का है वो भी परऑक्साइड की तरह ये रोल एक्ट करता है। इसलिए हम लोग सल्फर के एक एटम पे -1 का चार्ज लगाते हैं, तो इसलिए आयरन जो है वो +2 में आया। और यहाँ पर कितना हो गया गाइस, प्लस का -6, यहाँ पर +3 में हो गया। सल्फाइड यहाँ पर सल्फर -1 में था, यहाँ पर कितने में, +6 में। देख रहे हो, क्लियर है, इतना क्लियर गाइस, इतना बिल्कुल एकदम क्लियर। चलिए, तो अब अपन को सबसे पहले क्या निकालना है, ये तो हमने चलो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लिया। आपको याद रखना है यहाँ पर सल्फर जो है वो उसका परऑक्साइड लिंकेज की तरह काम आएगा, जिसमें एक सल्फर के एटम को -1 मिलेगा। नहीं तो यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, भाई सर एक सल्फर पे तो -2 का चार्ज होता है, सल्फाइड की फॉर्म में आ रहा है, तो 2 पे कितना होगा, -4 का। जैसे ही आपने -4 कर, आयरन पे कितना आया, +4, और आयरन पे +4 स्टेबल नहीं होता, तो बच्चा वहीं पे कंफ्यूज कि सर क्या करे। तो मैंने आपको बता दिया, क्लियर। चलिए, अब एन फैक्टर कैसे निकालना है देखो। अब अगर मैं ध्यान से देखूं एन फैक्टर, यहाँ पर अगर एन फैक्टर मेरे को इसका निकालना है तो ध्यान से देखो यहाँ पर गाइस, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आयरन का भी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है और यहाँ पर सल्फर का भी हो रहा है। मतलब एक ही कंपाउंड के अंदर एक से ज्यादा एलिमेंट का चेंज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर। अब कैसे निकाले, देखो कैसे चेंज हो रहा है। ये आयरन +2 से +3 पे जा रहा है, ये सल्फाइड जो है, सल्फर जो है -1 से +6 पे जा रहा है। तो एन फैक्टर कैसे निकालेंगे। अब एन फैक्टर आपको पता है, एन फैक्टर इज जस्ट अ नंबर, और नंबर को डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं ना, तो क्या दिक्कत है। तो ये देखो आयरन का एन फैक्टर कैसे निकलेगा, +2 से +3 पे गया, एक का चेंज आया, एक एटम है तो इसका आयरन के रिस्पेक्ट में एन फैक्टर कितना आ गया, ये आ गया भाई 2। अब सल्फर के रिस्पेक्ट में निकाल लेते हैं।
सल्फर के रिस्पेक्ट में -1 से +6 पे 7 का डिफरेंस आया अभी, -1 से +6 पे 7 का डिफरेंस आया, ठीक है। और कितने आइटम है, 2 है, तो एन फैक्टर कितना आ गया, 2 इंटू का 7, क्लियर। -1 से +6 पे गया, ठीक है, -1 से +6 करके देखे भी, देखते हैं -1 से +6 पे, तो देखो -1 0 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 आएगा सर, ठीक है ना। -1 से +6 पे गया तो 6 आ गया, चेंज 6 का चेंज आया, इंटू 2 कितना हो गया, 12, 12 और 2 कितना हो गया, 12 और 2 14, तो टोटल एन फैक्टर कितना आ गया यहाँ पर 14। कैसे ही करें हम लोगों ने, -1 से +6 पर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, क्लियर है भाई, इतना क्लियर है। इसमें एक का चेंज है यार, यहाँ पे एन फैक्टर 1 आएगा यार, हम लोग गलती लिख गए, यहाँ पर एन फैक्टर द्वारा निकाल लेते, चलो इसको, ये थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर गलती कर गए भी, ठीक है ना, दोबारा निकाल लेते हैं। देखो आप लोग कंफ्यूज ना हो इसलिए दोबारा कर लेते हैं भाई। देखो इधर आयरन का अपन को आयरन के रिस्पेक्ट में निकालना है एन फैक्टर, और सल्फर के रिस्पेक्ट में निकालना, और दोनों को जोड़ देना तो टोटल आ जाएगा। तो आयरन के रिस्पेक्ट में एन फैक्टर देखिए, एक का गैप आया, एक का चेंज आया, और एक ही आइटम है तो एन फैक्टर 1 आएगा, पहले हमने 2 लिख दिया था गलती से। इधर देखना -1 से +6 पे, -1 से +6 पे 1 2 3 4 5 6 7, 7 का चेंज आया और 2 आइटम है, 7 7 इंटू 2 14, तो टोटल एन फैक्टर इसका कितना आ गया, टोटल एन फैक्टर आ गया इसका 15, 14 और +1 15। जैसे देखना दूसरा एग्जांपल, और देखते इसके बहुत अच्छे अच्छे केस, ठीक है। जैसे आपको एक बहुत सॉलिड केस करवा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है अभी, ठीक है, आईआईटी के पेपर में भी आ चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है। ऐसा दे देता है आपको, और यहाँ से आपको रिएक्शन लिख के दे देता है कि Fe+3 प्लस का CO3-2 प्लस का NO3-। अब यहाँ पर आपको बोलता है कि भाई इस FeCN6 4- का एन फैक्टर निकालो टोटल, या फिर ऐसा पूछ लेता है इसका इक्विवेलेंट निकालो, इसका क्या निकालो, इसके ग्राम इक्विवेलेंट निकालो, क्लियर है, इसके ग्राम इक्विवेलेंट निकालो, क्लियर। या कई बार ऐसा पूछ लेता है इसका इक्विवेलेंट मास निकालो, तो इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए अपन को क्या चाहिए, एन फैक्टर चाहिए, इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए क्या चाहिए, एन फैक्टर चाहिए। तो अब मेरे को एन फैक्टर कैसे निकालना है, तो सबसे पहले मैं ये देख लूँ यहाँ पर चेंज कितने में हो रहा है भाई। देखो यहाँ पर आयरन की +2 आ रही है भाई, अगर आपने कोऑर्डिनेशन पढ़ा हो तो आयरन की स्टेट कितनी आ रही है, +2। अब यहाँ पे दिक्कत किसकी आई, CN के अंदर, भाई ये CN- लिगेंड है। अगर मैं आपसे पूछूं इस CN- के अंदर कार्बन और नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, तो कैसे निकालोगे। अब यहाँ पे बच्चा बैठ जाता है कि अरे सर CN- तो लिगेंड है, अब इसके अंदर कार्बन नाइट्रोजन की कैसे निकालेगी, ये तो दिक्कत होगी। देखो बड़ा सिंपल है, कुछ नहीं करना, आपको बॉन्डिंग मेथड से जाना है भाई। क्यों बॉन्डिंग मेथड से बोला मैंने, ऐसा क्यों बोला, क्योंकि हमारे पास ना तो कार्बन के लिए रूल है और ना ही नाइट्रोजन के लिए कोई रूल है, तो फिर बॉन्डिंग मेथड से जाएंगे। तो हमने देखा ये जो CN- है ये एक्चुअल में बना कैसे है, ये बना हमारा हाइड्रोजन साइनाइड मतलब HCN से, HCN से बना। अब ये CN- कैसे बना होगा, ये H निकला होगा और इस कार्बन पे -1 आया होगा, तो इसका मतलब ये जो CN- हम लोग लिखते हैं ऐसे गलत लिखते हैं, एक्चुअल में इस कार्बन के ऊपर माइनस होता है, जिसको हम लोग दिखा ऊपर देते हैं, ठीक है। तो ये किस पे होता है, कार्बन पे माइनस चार्ज होता है, क्योंकि हाइड्रोजन निकला होगा और कार्बन पे माइनस आया। अब देखो कुछ नहीं करना, बॉन्डिंग मेथड क्या होता है, जैसे ये 3 बॉन्ड टूटेंगे भाई, बॉन्ड टूटने के बाद इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट होगा, कहाँ पर होगा भाई, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। तो जैसे ये बॉन्ड टूटा, इससे इसने क्या करा, इलेक्ट्रॉन खींच लिए और इससे इलेक्ट्रॉन चले गए, तो इस पे +3 आ गया, इस पे -3 आ गया। अब इस कार्बन पे ऑलरेडी -1 था, तो -1 + 3 इसका टोटल कितना हो गया, +2, और इस पे कितना हो गया, -3। इसका मतलब मुझे पता चल गया कि साइनाइड के अंदर कार्बन और नाइट्रोजन पे कितना कितना ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो देखो, तो कार्बन पे होता है कितना भाई, +2 या -2, +2, अभी तो देखा हम लोगों ने, प्लस का 3 माइनस का 1 +2, और नाइट्रोजन पे कितना होता है, -3, ठीक है। यहाँ पर कितना आयरन का, +3, कार्बन यहाँ पर कितना हो गया, +4, नाइट्रोजन यहाँ पर कितना हो गया, +5। तो देखो 3 3, अब यहाँ पर 3 एटम का चेंज हो रहा है गाइस,
देख रहे हो 3 एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है, आयरन का चेंज हो रहा है, कार्बन का चेंज हो रहा है, नाइट्रोजन का चेंज हो रहा है। देखो हम लोग 3 वाले भी कर लेते हैं, बड़ा सिंपल है यार, सिंपल सा फंड है, जितनों का चेंज होगा उतने ऐड करते जाएंगे। तो आयरन देखो +2 से +3 एक एटम है, तो इसका एन फैक्टर आ गया 1। कार्बन देखना ध्यान से गिनना, कार्बन +2 से +4 पे 2 का चेंज आया, कितने कार्बन है 6 है, तो 2 का चेंज आया 6 है तो 12 हो गया। अब नीचे लास्ट में कौन बचा, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का देखो -3 से +5, -3 से +5 मतलब कितना हो गया 8 का चेंज, -3 से +5 कितना चेंज हो गया 8 का चेंज। कितने आइटम है 6, तो 8 5 द 48 6 द 48, तो 48 और 12 कितने हो गए 60, 60 और +1 कितना हो गया 61। तो इसका टोटल एन फैक्टर कितना आ गया 61। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा अगर इसका इक्विवेलेंट मास पूछ लेना, तो अगर इसका मोलर मास m ले लूँ तो इक्विवेलेंट मास कितना होगा m/61। क्लियर, m/ क्या होगा 61। तो ये गाइस मैंने आपको हर केस करवा दिया है। अगर फिर भी आप लोग के डाउट्स रहते हैं गाइस तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें वीडियो के अंदर, या मुझे मैसेज करके बताएं कि सर ये वाला टॉपिक भी करा दो, मैं उसके ऊपर भी जल्द से जल्द वीडियो आपकी बनाऊंगा। और हाँ गाइस, जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं वो ध्यान से सुने। नीट के लिए मैंने आपको बोला था कि जब तक आपका नीट का एग्ज़ाम नहीं होता गाइस 2020 का, हर वेडनेसडे ऑर्गेनिक करवाऊंगा और हर फ्राइडे इनऑर्गेनिक करवाऊंगा। तो कल क्या है बच्चों, कल है वेडनेसडे, तो कल अपना है वेडनेसडे ऑर्गेनिक वीक। क्लियर, ठीक है, ऑर्गेनिक वेडनेसडे या वेडनेसडे ऑर्गेनिक वीक है, और उसके बाद फ्राइडे को क्या आएगा, इनऑर्गेनिक फ्राइडे वीक आएगा। क्लियर, तो कल के लिए बिल्कुल तैयार रहे। कल हम लोग ऑर्गेनिक का बहुत ज़बरदस्त टॉपिक देखेंगे। ठीक है, ऑर्गेनिक के क्वेश्चन आते ही आते हैं वहाँ से, और बहुत सारे बच्चों को दिक्कतें आती है। क्लियर, तो कल तैयार रहिए कल के लिए कि ऑर्गेनिक का धमाकेदार टॉपिक आने वाला है। क्लियर गाइस, अगर आप लोगों को वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें, ताकि जैसे ही चैनल पे कुछ भी वीडियो अपलोड होती है आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगी गाइस। क्लियर, और हाँ, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया हुआ है, और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है, फेसबुक पेज का भी लिंक दिया हुआ है, आप जाके इसे ज्वाइन करें। और जितने भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं नीट के रिगार्डिंग, आपके प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, वो आप सबको मिलती रहेगी। ओके गाइस, बाय बाय, थैंक यू गाइस, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नीट एग्जाम।